लगता है कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर चिराग जीत रहे हैं, कौन सी सीटें हार रहे हैं? चिराग पासवान बिहार के 5 में से 3 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। जीत तो निश्चित है। समस्तीपुर में चुनौती है। अब समस्तीपुर में चुनौती भी इसलिए है कि बिहार सरकार के जदयू के 2 मंत्री के बच्चे लड़ रहे हैं, वहाँ आपस में ही लड़ रहे हैं। हाँ। चिराग पासवान नंबर 1 पर चल रहे हैं। चिराग पासवान के समर्थक चिराग पासवान को भविष्य का मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। कि 5 की 5 लोकसभा सीटें जीत कर बीजेपी को देते हैं चिराग पासवान, तो इसका फायदा चिराग को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होगा। लेकिन क्या चिराग पासवान अपने हिस्से की 5 लोकसभा सीटें जीत पाएंगे? क्या बिहार में चिराग पासवान ने एक वक्त पर जो माहौल बनाया था वो माहौल बरकरार है? क्या चिराग पासवान को अब भी लोग इतना पसंद कर रहे हैं? ज़मीनी हकीकत क्या है, समझने का प्रयास करते हैं और आपको भी बताते हैं कि क्या सच में चिराग ने जो पिछली बार किया था इस बार भी कर पाएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता। सर देखिए, लगातार हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर आपके लगातार विश्लेषण रहते हैं और लोगों को खासे पसंद आते हैं। लेकिन इस बार हम चिराग के बारे में आपसे कुछ ऐसे सवालों के बारे में जानना चाहेंगे जो शायद आपने पहले नहीं जिन पे जवाब दिए होंगे। चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें बीजेपी की तरफ से दे दी गई हैं। वैशाली है, जमुई है, हाजीपुर है, खगड़िया है और इसके अलावा इन सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर थोड़ी नाराज़गी भी कुछ दिख रही है। क्या लगता है कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर चिराग जीत रहे हैं, कौन सी सीटें हार रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो आपका प्रश्न दो प्रकार का है। एक तो 5 सीट जो चिराग पासवान को दिया गया है वहाँ पर उनकी पार्टी की क्या स्थिति है, जीतने की स्थिति में है, फाइट में है या फिर जीत से रेस से बाहर है, एक सवाल है। दूसरा सवाल आपका है कि क्या पहले के प्रदर्शन को चिराग पासवान दोहरा पाएंगे या नहीं दोहरा पाएंगे। तो मैं पहले दूसरे प्रश्न का ही जवाब दे देता हूँ कि चिराग पासवान अपने पहले मतलब 2014 और 2019 के परफॉर्मेंस को लोक जनशक्ति पार्टी दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2014 से। 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी को 7 सीट मिली थी एनडीए में 3 दल थे, भारतीय जनता पार्टी, लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा का और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। मैं जोर डाल रहा हूँ रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। इस बार वो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की है। 2019 में भी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी थी और इस बार चिराग पासवान की है। पहले पिता के नाम से चलती थी, हाँ बेटे के नाम से चल तो रही है। अंतर क्या आ रहा है ये समझिए। देखिए, कितना भी कुछ भी है तो जो रामविलास पासवान का जो एक राजनीतिक कद था बिहार में, और बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर, वो कद अभी चिराग पासवान का बनना है। चूँकि बिहार की राजनीति एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। एक तरह से कह सकती हैं आप कि जो राजनीति का जो केंद्र है ना, वो एक तरह से पीढ़ीगत रूप से भी हस्तांतरित हो रही है। मतलब पिछली पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और सुशील मोदी की ये चौकड़ी बिहार की राजनीति में 90 से लेकर 2020 तक लगभग जो है ये बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे। ठीक है, अब जो राजनीति है 2020 के बाद से आप देखिए उसमें रामविलास पासवान स्वर्गवासी हो गए, लालू प्रसाद लगभग अप्रासंगिक हो चुके हैं, अब नीतीश कुमार भी लगभग वही स्थिति है। ठीक है, सुशील मोदी बेचारे राजनीति से भी बाहर हुए और शारीरिक रूप से भी बहुत अस्वस्थ हैं वो। ठीक है, तो एक पीढ़ीगत हस्तांतरण जो हो रहा है उसमें तेजस्वी यादव जिस प्रकार से लोग राष्ट्रीय जनता दल के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं, तो एक पक्ष वो है। दूसरा पक्ष जो बिहार की राजनीति चूँकि अभी तक 2 ध्रुवीय रही है, एक तरफ प्रो लालू दूसरी तरफ एंटी लालू, तो प्रो लालू का तो स्पष्ट नेता तेजस्वी यादव स्थापित हो चुके हैं, लेकिन जो एंटी लालू फोर्सेज है बिहार में उसमें अभी नेता को स्थापित होना है। उसमें चिराग पासवान नंबर 1 पर चल रहे हैं। चिराग पासवान के समर्थक चिराग पासवान को भविष्य का मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान अपने पिता की तरह उभरे तो, लेकिन अभी जम नहीं पाए हैं। स्वाभाविक है, समय लगता है, राजनीति है ना, समय लगता है। लेकिन चिराग पासवान के समर्थक चिराग पासवान को बिहार का भावी मुख्यमंत्री के रूप में अब देखना शुरू कर चुके हैं, देख रहे हैं। तो अब उसमें चिराग पासवान के पास
चुनौती ये है कि वो अपने आप को उस सांचे में अपने आप को ढाल पाते हैं या नहीं पाते। चिराग वो पासवान अपने आप को तेजस्वी के खिलाफ पैरेलल माने वैकल्पिक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये चिराग पासवान के लिए चुनौती है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो 2024 के चुनाव से अगर आप के संदर्भ में देखेंगे अगर, तो 2024 और 19 में 14 में जो अंतर है, अंतर क्या है कि 2014 और 2019 का चुनाव कंप्लीटली जो बिहार में लड़ा गया था वो लड़ा गया था मोदी समर्थन और मोदी विरोध में। ठीक है, मोदी के समर्थक एक तरफ, मोदी के विरोध में एक तरफ। हाँ, मोदी के समर्थन में जो दल थे उन दल को उस धारा को मजबूत करने में रामविलास पासवान की बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका थी। यद्यपि उपेंद्र कुशवाहा 2019 के चुनाव में एनडीए के साथ नहीं थे, लेकिन उसके बदले नीतीश कुमार आ गए थे। ठीक है, तो वो दो धारा के बीच चुनाव था, मोदी विरोध या मोदी समर्थन। अब 2024 में ले लीजिए, 2024 में धारा वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दोनों तरफ से जो है प्लस और माइनस होता जा रहा है। माइनस प्लस क्या होता जा रहा है, तो एनडीए में जो इस बार जो स्थानीय प्रत्याशी है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा, जो एनडीए की कमजोरी है कि नीतीश कुमार का कद अब वो वैसा नहीं रह गया जिस प्रकार से 2019 में हुआ करता था, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता। तीसरा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपने सरकार में शामिल करके तेजस्वी को मजबूत कर दिया। 2021 में जो अलायंस हुआ तेजस्वी यादव के साथ सरकार में शामिल हुए नीतीश कुमार, तो उससे और जो ये 2 लाख सरकारी नौकरी वाला मामला में कहीं ना कहीं परसेप्शन बनाने में तेजस्वी यादव जो सफल हुए हैं। अच्छा, चिराग पासवान की अगर हम जो 5 सीटें अगर उनका आकलन करें तो क्या पांचों की पांचों लोकसभा सीटें चिराग पासवान जीत कर प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान के रूप में वो सीटें दे पाएंगे बीजेपी को? क्या प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका जो अदा करना चाह रहे चिराग पासवान वो पूरी कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? सही है आपका दूसरा जो प्रश्न है ना, उसमें देखिए 5 सीट जो लड़ रहे हैं ना, उसमें 3 सीट पर तो जीत निश्चित है। चिराग पासवान बिहार के 5 में से 3 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। जीत तो निश्चित है। जैसे मैं कहूँ हाजीपुर, हाँ। हाजीपुर में कहीं कोई मुकाबला नहीं है, चिराग पासवान रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा ले लीजिए वैशाली। वैशाली में वैसे एक बहुत ही सातिर चाल जो है लालू प्रसाद ने, राजद ने चलने का प्रयास किया कि पहली बार किसी भूमिहार को बहुत इतने दिनों के बाद वैशाली से लड़ा रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये ट्रांसफर केवल नेता का है। नेता के जाने से अगर माने केवल मुन्ना शुक्ला के जाने से अगर भूमिहार वोट देता अगर, तो अखिलेश प्रसाद सिंह 10 साल रहे राजद में, काहे नहीं भूमिहार वोट देता था अखिलेश प्रसाद सिंह को? ठीक है, के कारण लालू प्रसाद को। मुन्ना शुक्ला के जाने से मुन्ना शुक्ला को 10,000 वोट भूमिहार का मिल जाए बात अलग है, लेकिन मुन्ना शुक्ला के नाम पर जो है राजद को थोड़ा मिलेगा भूमिहार का वोट। लालू के विरोध की जो धारा है, उस धारा का नेतृत्व अगर बिहार में 3 जातियों ने किया तो उसमें लवकुश के साथ भूमिहार सबसे अग्रणी भूमिका में रहा। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, लवकुश के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर सबसे अधिक बड़ी भूमिका में अगर कोई रहा तो भूमिहार जाति के लोग रहे। इसीलिए वैशाली भी जीत लोजपा की पक्की है। खगड़िया में जीत पक्की है। खगड़िया में जीत इसलिए भी पक्की है कि महागठबंधन का कैंडिडेट इतना कमजोर है। सीपीएम जो बिहार की राजनीति में इररिलेवेंट हो चुका है, अप्रासंगिक है सीपीएम बिहार की राजनीति में अब, तो उसके कैंडिडेट संजय प्रसाद है। कोई अपील नहीं है वहाँ, कोई चर्चा भी नहीं होती खगड़िया में, मतलब सीपीएम के जो कैंडिडेट हैं कोई जिक्र भी नहीं हो रहा उतना। जो सामाजिक समीकरण था, जो स्थिति थी, उसमें तो मैं तो बता रहा हूँ रबर स्टाम्प महबूब अली कैसर। अच्छा, महबूब अली कैसर 2 बार जीते लोजपा से, तो महबूब अली कैसर अपने वोट से थोड़े जीते। मोदी के पक्ष में खड़ा होकर कोई मुसलमान थोड़े वोट देता था उनको, वो तो एनडीए के वोट बैंक से जीते। तो खगड़िया एनडीए के लिए जो है बहुत ही मजबूत लोकसभा सीट है, वहाँ पर जीत पक्की है। हाँ, बचा आपका 2 कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, जमुई चौथा, जिसमें आप कह सकती है कि लगभग फाइट है, लेकिन एज अरुण भारती को है।
अच्छा, आगे चल रहे हैं अरुण भारती? निश्चित रूप से अरुण भारती काफ़ी आगे हैं और मुझे पक्का भरोसा है कि जीत मार्जिन भले ही घट जाए लेकिन अरुण भारती की जीत पक्की होगी। समस्तीपुर में चुनौती है। अब समस्तीपुर में चुनौती भी इसलिए है कि बिहार सरकार के जदयू के 2 मंत्री के बच्चे लड़ रहे हैं वहाँ, आपस में ही लड़ रहे हैं। हाँ। तो थोड़ा सा निगेटिव इसलिए मुझे लग रहा है चिराग पासवान की स्थिति वहाँ पर कमज़ोर होगी, चूँकि चिराग पासवान की पार्टी से वहाँ पर पहले प्रिंस लड़ा करते थे जो उनके चचेरे भाई थे, ठीक है। उसके बदले में अशोक चौधरी की बेटी को टिकट दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रायः देखेंगे आप कि जब से सुरक्षित सीट है वहाँ, तो वहाँ से पासवान जाति के लोग ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। चिराग पासवान ने अब किस कारण से अशोक चौधरी की बेटी को टिकट दिया मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ जो महेश्वर हजारी के पुत्र हैं, सन्नी हजारी, आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि महेश्वर हजारी नहीं बल्कि उनके पिता रामसेवक हजारी भी वहाँ से सांसद हुआ करते थे। और शायद आपके दर्शकों को नहीं पता होगा कि रामविलास पासवान के रिश्तेदार भी है ये लोग। अच्छा, पारिवारिक मामला भी निकल गया। ठीक है, हाँ। तो महेश्वर हजारी, और मैं बताऊं आपको, जब तक नीतीश कुमार नहीं आए थे एनडीए में, तब तक महेश्वर हजारी चिराग पासवान के दरबार में बैठते थे। अच्छा, कि लोजपा से वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे पहले, ठीक है। लेकिन जब फिर नीतीश कुमार आ गए तो उनके लिए समस्या हो गई और फिर उनको मंत्री बना दिया गया, तो वो न मंत्री पद छोड़ना चाहते थे और न वहाँ सांसदी लड़ने का लोभ छोड़ना चाहते थे। अच्छा। इसीलिए बेटा को लड़वा रहे हैं वहाँ कांग्रेस के टिकट पर। इसीलिए वहाँ का मामला, समस्तीपुर का मामला बहुत एक तरह से पारिवारिक भी हो गया। ये लोग आपस में ऐसा लग रहा है कि खड़े अलग अलग दल से लेकिन आपस में ही लड़ रहे हैं। थोड़ा सा स्थानीय प्रत्याशी भी है सन्नी हजारी वहाँ पर, स्थानीय प्रत्याशी भी है, पासवान बिरादरी से भी है। तो अब देखना पड़ेगा कि चिराग पासवान क्या अपील और वहाँ स्थानीय प्रत्याशी सन्नी हजारी है, उसके बीच जो मुकाबला है उसमें कहाँ क्या स्थिति रहता है, संशय है कहीं प्रिंस पासवान का भीतरघात भी ना कुछ काम करे। तो अब क्या है नहीं है, थोड़ा सा अभी चुनाव अभियान, थोड़ा सा वहाँ 5वें चरण में चुनाव है, थोड़ा सा अभियान आगे बढ़ता है तब थोड़ा स्थिति स्पष्ट होगी। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छे से आपने बता दिया है तमाम सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं, तो हमने आपको खोलकर बताया है कि क्या आगे होने वाला है बिहार की इन 5 लोकसभा सीटों पर। और चिराग पासवान जो लगातार लोकसभा चुनाव में एक्टिव हैं और मन मुताबिक उनको सीटें भी मिल गई। चाचा पशुपति पारस को उन्होंने एक तरह से साइडलाइन तो कर ही दिया, लेकिन उनको नाराज़ भी नहीं होने दिया, बीजेपी ने उनको भी सेट कर दिया। तो यहाँ सब कुछ अभी चिराग के लिए अच्छा चल रहा है। हाँ, अगर चिराग पिछला वाला रिकॉर्ड फिर से बना लेते हैं, यानी कि 5 की 5 लोकसभा सीटें जीत कर बीजेपी को देते हैं चिराग पासवान, तो इसका फ़ायदा चिराग को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो चिराग को भी आगे बीजेपी देखकर ही सीटें बांटेगी। तो ये देखना होगा कि क्या कुछ होगा इन सीटों पर। इस विश्लेषण को, चर्चा को यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।